हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोग अमालगमेशन हो गया है, अभी हम लोग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से स्टार्ट करेंगे। चलो लास्ट चैप्टर है, उसके बाद में एफए ख़त्म हो जाएगा। ओके ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ओके। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इतना बड़ा और इतना कठिन चैप्टर नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सिर्फ उसमें आपको क्या आनी चाहिए, जर्नल एंट्रीज आनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको जर्नल एंट्रीज आती है तो आप इजीली ये चैप्टर कर लोगे। ओके, सिर्फ और सिर्फ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, समझो एक कंपनी है ए लिमिटेड। ओके, तो वो कंपनी लॉसेस में लॉसेस करती जा रही है, 1 साल लॉस, 2 साल लॉस, और वो कंपनी कुछ कर नहीं पा रही हो लॉस को ठीक करने के लिए। तो वो कंपनी क्या डिसाइड करती है कि हम लोग अपनी कंपनी को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन करना मतलब आप एसेट कम करो या एसेट ज़्यादा करो, लायबिलिटीज़ कम करो, लायबिलिटीज़ ज़्यादा करो, इक्विटी शेयर कैपिटल कम करो या ज़्यादा करो, आपकी मर्जी, बट आप रिकंस्ट्रक्शन करो। कुछ ऊपर नीचे करके आप अपनी कंपनी को वापस से क्या बोलते हैं प्रॉफिटेबल, या कुछ उसको पैसा लेके आने के लिए वो क्या करेंगे, लोग रिकंस्ट्रक्शन करेंगे। और जो रिकंस्ट्रक्शन इंटरनली हो, मतलब कंपनी के अंदर जो कर रहे हो उसको क्या बोलेंगे फिर हम, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, समझ में आ गया? इतना ही है, मतलब आपको जर्नल एंट्रीज आनी चाहिए और उसके बाद में आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इजीली हो जाएगा। ओके ठीक है, तो अभी हम लोग सम करेंगे। एक और बात, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में जो भी आप करो, आप एसेट बढ़ाओ या कम करो, या लायबिलिटी बढ़ाओ या कम करो, इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ाओ या कम करो, ठीक है, जो भी डिफरेंस आएगा बढ़ाने या कम करने के बाद, वो डिफरेंस एक ही अकाउंट में जाएगा। उस अकाउंट का नाम है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ओके ठीक है, समझ में आ गया कि कौन सा अकाउंट में जाएगा सब कुछ, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। आप कुछ भी करो, आप बढ़ाओ घटाओ, आप कुछ भी करो, जो भी डिफरेंस आएगा, जो भी क्या बोलते अमाउंट का डिफरेंस आएगा, वो किस में जाएगा, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में। ठीक है, हम सम करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं सम से। सम हम लोग पहला करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 4। ठीक है, इसमें देखो मैं आपको जर्नल एंट्रीज आपको आती ही होगी कि कैसे डेबिट करते, कैसे क्रेडिट करते। मैं आपको 2 या 3 सम सिखाऊंगा मैक्स टू मैक्स, उसमें आपको पूरा कवर अप हो जाएगा कि कैसे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 4। ठीक है, तो आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है। तो जर्नल एंट्रीज कंपनी कौन सी है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ रिस्की लिमिटेड। तो जर्नल एंट्रीज ऑफ रिस्की लिमिटेड। ठीक है, तो आपका क्या आएगा, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। ओके ठीक है, तो अभी हम लोग डायरेक्ट एडजस्टमेंट में जाते हैं। आपको दिया हुआ है सब कुछ और बैलेंस शीट। अभी एडजस्टमेंट में देखो, प्रिफर्ड डिविडेंड इज इन अरेंज फॉर 3 years। ओके, द स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन इज प्रिपेयर्ड एंड अप्रूव्ड बाय ऑल द अथॉरिटीज। द salient features of the scheme are plant and machinery having book value of 1,60,000 is obsolete. This is sold as scrap for 32,000। ओके, तो प्लांट एंड मशीनरी फर्स्ट एंट्री है। प्लांट एंड मशीनरी आपके ऑब्सोलीट है, मतलब आपका प्लांट एंड मशीनरी क्या है, खराब है, खराब हो गया। ऑब्सोलीट मतलब खराब हो गया। तो आपका प्लांट एंड मशीनरी कौन सा एसेट है, डेबिट साइड आएगा, तो उसको कम करना है तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 1,60,000। ठीक है, उसको क्या बोला, दिस इज सोल्ड एज स्क्रैप फॉर 32,000। तो इसको बैंक से कितना मिला, आप देखो, बैंक सॉरी इसको बेच के कितना मिला हमको, 32,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, और अभी इसमें जो भी डिफरेंस आ रहा है वो किस में जाएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। तो 1 लाख कितना आएगा, 1,28,000। ओके ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे आपका जनरल वो आएगा नरेशन, वो सेम है, बीइंग जो भी आपको लिखना लिख सकते हो।
The depreciation on plant and machinery is to be provided to the extent of 80,000. ओके, तो आपका डेप्रिसिएशन में मतलब क्या होगा, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम होगी, तो टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 80,000. ओके, और जो भी सब कुछ आएगा रिडक्शन, जो भी डिफरेंस आएगा वो किसमें जाएगा, कैपिटल रिडक्शन. ओके, यहाँ पे आप डेप्रिसिएशन क्यों नहीं लिख रहे हो, क्योंकि मैंने आपको बोला था जो भी ऊपर नीचे जो भी कम ज्यादा होगा वो कौन से अकाउंट में जाएगा, कैपिटल रिडक्शन. क्योंकि आप ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हो, आप अंदर अंदर ही सब कुछ चेंज कर रहे हो, इसलिए अकाउंट में सब कुछ जाता है. ओके, ठीक है. थर्ड, स्टॉक इंक्लूड आइटम वैल्यूड एट 96,000 व्हिच आर सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 50%. तो 2 आपका स्टॉक है, ठीक है, वो कितना है 96,000, राइट. आपका कम हो रहा है स्टॉक, आप बेच रहे हो आधा, तो आधा आपको क्या आ रहा है 50% सॉल्ट, 50% आ रहा है आपको इसमें. तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना आया 48,000 आएगा आपको, राइट. और जो भी डिफरेंस आया वो किस में जाएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. कितना आएगा ये 48,000. समझ में आया. अभी तक 3 एंट्रीज की है, तो सेम ऐसे आपको जर्नल एंट्रीज आनी चाहिए. Arrears of the present realizable value of investment is 1,12,000. अब देखो इन्वेस्टमेंट कितना आपके इस बैलेंस शीट में 2,40,000. तो अभी उसकी वैल्यू कितनी है 1,12,000, मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई, तो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा आपका, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि अभी 2,40,000 है, उसको 1,12,000 करना है. ओके, तो ठीक है, तो 2,40,000 आपकी अभी वैल्यू है. ओके, उसको आपको क्या करना है 1,12,000. तो आपको कितने से कम करना है इन्वेस्टमेंट 1,28,000. 2,40,000 माइनस 1,12,000, तो आपको क्या आएगा 1,28,000. उसके बाद में ये जो भी आएगा वो किस में जाएगा, डिफरेंस है वो किस में जाएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 1,28,000. ओके, समझ में आ गया अभी तक इतना. उसके आगे करते हैं. Arrears of preferred dividend is not payable. ठीक है, ये हम लोग बाद में करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बाद में बताता हूँ. रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस में 16,000. अभी रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस है, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू आपका एक्सपेंस है, तो आपके जेब से पैसा जा रहा है, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट 16,000. और उसके बाद जो डिफरेंस है वो किस में जाएगा, कौन सा अकाउंट में जाएगा, सब कुछ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. ओके, द पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज टू बी रिड्यूस्ड टू 2 पर शेयर एंड प्रेफरेंस इज 5 पर शेयर. ओके, तो इक्विटी शेयर कैपिटल को आपको कम करना है, तो आपका इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट साइड में होता है, तो अभी उसको क्या करोगे, डेबिट अकाउंट डेबिट. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को भी आप कम करोगे 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. ओके, उसके बाद में ये सब किस में जाएगा, आपका कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. ओके, तो कितना आएगा ये 6,40,000 एंड 2,40,000. ठीक है, आपके शेयर्स कितने हैं, आपके इतने शेयर है 80,000 शेयर है आपके. ठीक है, आपको 8 रुपए कम करना है, तो 80,000 इंटू 8, तो आपको आएगा 6,40,000. और इसमें कितने आपके 448,000 शेयर है, उसको आपको कितना कम करना है 5 रुपया, तो 48 इंटू 5 कितना आएगा 2,40,000. तो टोटल कितना आएगा आपको 8,80,000. ये किस में जाएगा, कैपिटल रिडक्शन में. 7th वाला करो. The creditors dues are to settle as 20% cash, 40% cancel, 40% issue of. तो creditors आपको पूरे खत्म करने हैं. Creditors account debit. तो creditors कितने आपके 4 लाख रुपए. ठीक है, उसमें से 20% आपको कैश देना है, तो टू बैंक इसका 20%. ओके, टू कैंसिल कितना हुआ 40%, तो कैंसिल हुआ तो मतलब वो किस में जाएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. और 40% आप क्या दे रहे हो 6% डिबेंचर्स, तो 6% डिबेंचर्स ये कितना दे रहे हो 40%. ये कितना दे रहे हो 40%. ओके, तो आप इसमें
तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, ये 4 लाख है तो ये हो जाएगा 80,000, ये हो जाएगा 1,60,000 और ये भी हो जाएगा 1,60,000। समझ में आ गया अभी तक? उसके बाद में क्या है, अदर लायबिलिटीज इज टू 80,000 इज टू बी कैंसल्ड, तो अदर लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन कितना आएगा, 80,000, 80,000। ठीक है, समझ में आ गया? उसके बाद में a call of 3 per equity share is to be made and received. ओके, तो 3 पर इक्विटी शेयर। ओके, तो आपके पास शेयर्स कितने, 80,000 शेयर है। ठीक है, एक शेयर पे आपको कितना मंगाना है, 3। सही, तो आपका जर्नल एंट्री क्या होगा, आपको क्या पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, राइट, सही। और उसके बाद में क्या बढ़ेगा आपका, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो ये कितना होगा, 80,000 इंटू 3 2,40,000 और ये कितना होगा, 80,000 इंटू 3 2,40,000। समझ में आ गया अभी तक मैंने क्या क्या किया? ओके, तो यहाँ पे ओके, अभी देखो यहाँ पर जनरल एंट्री एडजस्टमेंट तो खत्म हो गए, ठीक है, लेकिन इतना याद रखना आप कि जब आप बैलेंस शीट में देखो तो बैलेंस शीट में कोई भी फिक्टिशियस एसेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर फिक्टिशियस एसेट होगा तो उसको आप क्या करोगे, उसको आप राइट ऑफ कर दोगे। तो ये कौन सा हो गया, 10th वाला, राइट। तो फिक्टिशियस एसेट इसमें है, पीएनएल अकाउंट का आपका डेबिट बैलेंस है और प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है आपके 3,20,000। तो इसको राउट, ये एसेट साइड में, तो इसको राइट ऑफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लायबिलिटी साइड में क्रेडिट साइड लिखना पड़ेगा और ये क्रेडिट साइड लिखने के बाद इसका जो अमाउंट है वो किसमें जाएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। ठीक है, तो 3,20,000 4 लाख और जो भी डिफरेंस है वो किसमें जाएगा, कैपिटल रिडक्शन डेबिट, कितना आएगा, 7,20,000। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये हो गया अपनी पूरी एंट्री। ठीक है, अब बस एक चीज रह गई जो मैंने आपको छोड़ दी थी, अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड इज नॉट पेएबल। अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड इज नॉट पेएबल, इसका मतलब क्या हुआ, आपका प्रेफरेंस डिविडेंड अरियर कितने साल का है, 3 साल का है। ठीक है, पहले मैं आपको बताता हूं, एक रूल यहाँ पर देख लो। ठीक है, बैलेंस शीट है। ठीक है, बैलेंस शीट में एक तो लायबिलिटी के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, एक होगी रिकॉग्नाइज्ड लायबिलिटी, मतलब जो बैलेंस शीट के अंदर है। ठीक है, और एक होगी जो अनरिकॉग्नाइज्ड होगी, जो बैलेंस शीट के अंदर नहीं है, एडजस्टमेंट में। ठीक है, एक रिकॉग्नाइज्ड लायबिलिटी होगी, एक अनरिकॉग्नाइज्ड लायबिलिटी होगी। ठीक है, तो अभी अनरिकॉग्नाइज्ड की बात करते हैं। अनरिकॉग्नाइज्ड मतलब बैलेंस शीट में नहीं है। ओके, अगर इस अनरिकॉग्नाइज्ड लायबिलिटी को आपको बोला कि पे करो, पे करने बोला, तो आपका क्या एंट्री आएगा, लायबिलिटी है तो पैसा जाएगा आपका, पे कर रहे हो। ठीक है, तो टू बैंक अकाउंट, और कहां से निकालोगे आप, ये आपके पास तो ये रिकॉग्नाइज है ही नहीं, आपके बैलेंस शीट में तो है ही नहीं, तो कुछ नाम से तो सेव हुआ ही नहीं है, राइट। तो ये किसमें जाएगा, डेबिट कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ओके, तो आपका जो अनरिकॉग्नाइज्ड लायबिलिटी अगर पे करने बोला तो एंट्री क्या आएगी, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। समझ में आ गया? अगर उसको बोला कि पे मत करो, तो आपकी लायबिलिटी अनरिकॉग्नाइज्ड है। ठीक है, बैलेंस शीट में नहीं है तो इसका कोई एंट्री नहीं आएगा। बैलेंस शीट में है ही नहीं तो उसका कोई एंट्री आएगा नहीं, क्योंकि आपको बोला पे ही मत करो। लेकिन अगर पे करने बोला तो ये किससे जाएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट से जाएगा, और कौन से, कैसे जाएगा, बैंक से जाएगा। समझ में आ गया? और रिकॉग्नाइज्ड है वो तो सही है, अगर पे करने बोला तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पे नहीं करने बोला वो तो कुछ बोलेंगे ही नहीं, तो ये हो गया। लेकिन इसमें याद रखना, अगर पे करने नहीं बोला तो कोई एंट्री नहीं आएगी, लेकिन अगर पे करने बोला तो आपको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट से डेबिट करके बैंक में डालना है।
ठीक है, याद रहेगा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट था, ये हर सन में आ सकता है। प्रेफरेंस डिविडेंड या कोई भी कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है जो रिकॉग्नाइज नहीं है, अनरिकॉग्नाइज्ड अपने बैलेंस शीट में नहीं है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर पे करने बोला है तो ऐसा पे करोगे, नहीं पे करने बोला है तो कोई एंट्री नहीं आएगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो अभी हम लोग देखते हैं वो वाली एंट्री, प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड इन अरियर्स इज 3 years और एडजस्टमेंट बोला अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड इज नॉट पेएबल, तो 11th एंट्री क्या आएगी, कुछ एंट्री नहीं आएगी। अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड क्या बोला है, नॉट पेएबल, तो क्या होगा, नो एंट्री। ठीक है, नो एंट्री, आपको लिखने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं यहाँ पे। समझ में आ गया अभी तक? बस ये रहा आपका पूरा, इसी तरीके से आपको हर सम करने। बस एक मैं आपको और एक पॉइंट है वो अगले क्या बोलते हैं जो अगले सम में बताऊंगा। अभी आपको समझ में आ गया कैसे करना है, जो भी आपको लिखना है वो लिख दो, उसके बाद में जो बैलेंस बचेगा वो किस में जाएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। जो भी जर्नल एंट्री जैसे एडजस्टमेंट दी है, एडजस्टमेंट को वैसे ही सॉल्व करो जैसे जर्नल एंट्री में करते हो, क्या जाएगा क्या आएगा, और उसके बाद में जो भी डिफरेंस बचेगा वो किस में जाएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में जाएगा। ओके, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, अभी हम लोग करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 5, उसके बाद में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, दो ही सम करा रहा हूँ क्योंकि दो ही सम में पूरे के पूरे पॉइंट्स आ जाते हैं। ओके, ठीक है, अभी चलो स्टार्टिंग करते हैं। देयर इज अ कॉन्टिजेंट बैलेंस शीट ऑफ सेफ मूविंग लिमिटेड, सेफ मूविंग लिमिटेड। ओके, ठीक है, अभी देखो बैलेंस, देयर इज अ कॉन्टिजेंट लायबिलिटी फॉर डैमेजेस 60,000, प्रेफरेंस शेयर्स आर cumulative and dividends in arrears are for 3 years. Okay, तो अभी जनरल एंट्री स्टार्ट करते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिड्यूस्ड टू 8%। ओके, तो आपको प्रेफरेंस शेयर्स को रिड्यूस करना है, तो 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो कितना है आपके पास प्रेफरेंस शेयर, 6 लाख है प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, उसको आपको कितने में करना है, 8 रुपया, तो 6 शेयर कैपिटल 60,000 शेयर है उसका 8 रुपया, तो आपको 4,80,000। ठीक है, और टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कितना आएगा, 1,20,000। समझ में आ गया। अभी इक्विटी शेयर कितना करना है, 25 पैसे ईच। 1 रुपए का शेयर है, 12 लाख शेयर है, 1 रुपए का ईच है, तो उसको क्या करना है, 25 पैसे। तो पहले आप करो इक्विटी शेयर कैपिटल, 12 लाख है आपका, राइट, 12 लाख है। ठीक है, तो टू न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना करना है आपको, 12 लाख शेयर इंटू 0.25, 12 लाख शेयर इंटू 0.25, तो आपको कितना आएगा, 3 लाख आएगा। ओके, और उसके बाद में जो डिफरेंस बचा वो किसमें जाएगा, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, तो कितना हो गया, ओके, समझ में आ गया अभी तक। उसके बाद में क्या है, एंड इक्विटी शेयर्स टू 25 पैसे ईच and to be consolidated as shares of rupees 10 and 1 respectively. The preference shareholders waive 2/3 of the dividend in arrears and receive equity share for the balance. The authorized capital is to be restored at 60,000 preference shares of rupees 10 each and 12 lakh. तो अभी जो कंसोलिडेशन हुआ है वो हम लोग बाद में करेंगे, एंड में करेंगे, क्योंकि क्या पता कोई और इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर इशू हो गया, तो पूरा कंसोलिडेट करने के बाद में क्या बोलते, पूरा अमाउंट होने के बाद में हम लोग उसको कंसोलिडेट करेंगे। ओके, तो उसके बाद में पढ़ते हैं, द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वेव 2/3 ऑफ द डिविडेंड इन अरियर्स एंड रिसीव इक्विटी शेयर फॉर द बैलेंस। ठीक है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड कितने साल के लिए अरियर्स है, क्वेश्चन में 3 साल के लिए। ठीक है, तो 3 साल के लिए कंपनी बोल रही है कि 2/3 हम लोग खत्म कर रहे हैं और 1/3 के लिए क्या मिल रहा है हमको, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो आपने मैंने जब बोला था कि प्रेफरेंस डिविडेंड क्या है, एक अनरिकॉग्नाइज्ड लायबिलिटी है। ओके, तो जो कैंसिल हुआ उसकी तो कोई एंट्री आएगी नहीं, क्योंकि इसको आप पे नहीं कर रहे हो, तो पे नहीं कर रहे हो तो उसका कोई एंट्री नहीं आएगा, लेकिन जो आप पे कर रहे हो उसका क्या आएगा, एंट्री आएगा। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक लिखा था मैंने जर्नल एंट्री में, लेकिन अभी आप क्या ले रहे हो, इक्विटी शेयर कैपिटल, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल।
ठीक है, तो कितना है प्रेफरेंस डिविडेंड आपको 6 लाख है, 6 लाख का आपको 6% करना है फॉर 3 इयर्स, ठीक है। तो आप 6 लाख का 6% फॉर 3 इयर्स करोगे तो आपको अमाउंट आएगा 6 लाख का 6% फॉर 3 इयर्स 1,80,000। लेकिन इसमें से आपको क्या है, सिर्फ 1/3 पे करना है, 1/3 पे करना है, तो डिवाइड बाय 3, तो आपको कितना पे करना है 36,000। तो 36,000 कैपिटल रिडक्शन डेबिट हो जाएगा, 36,000 यहाँ पर आ जाएगा। ओके, समझ में आया अभी तक। इसके बाद में the share in subsidiary limited are sold to an outsider for 3 lakh rupees. Okay, the share in subsidiary limited are sold for तो 4। ओके, तो आपको देखो यहाँ पे लिखा है इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी 1,50,000 का इन्वेस्टमेंट आपने कितने में बेचा 3 लाख में। पहली बात आपको बैंक से पैसा आएगा, ठीक है, बैंक में पैसा आएगा तो कितना आएगा 3 लाख, ठीक है। और फिर आपका क्या जा रहा है, इन्वेस्टमेंट जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी कितने का 1,50,000। ओके, तो जो बैलेंस बच गया डिफरेंस आया वो किसमें जाएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 1,50,000। ओके, समझ में आ गया क्या एंट्री था, बैंक अकाउंट में 3 लाख आया, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी आपका काम हुआ और कैपिटल रिडक्शन उसका बैलेंस गया। ओके, all intangible and fictitious assets are to be eliminated, bad debts of 42,000, obsolete stock of 60,000 to be written off। ठीक है, तो अभी इसमें क्या बोला है, ऑल इंटेंजिबल एसेट भी आपको रिटर्न ऑफ करना है। इसमें इंटेंजिबल एसेट है गुडविल, ठीक है, तो गुडविल एसेट है तो उसको क्या करोगे आप, क्रेडिट करोगे का बंद करने के लिए, तो कितना आएगा 2,40,000, ठीक है। उसके बाद में आपको है फिक्टिशियस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में, तो वो कितना है 5,28,000। ओके, टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस वो भी एक फिक्टिशियस एसेट है तो उसको आप करोगे क्रेडिट साइड। उसके बाद में आपको क्या है, आपको है बैड डेट्स कितने, डेटर्स कम होंगे तो टू डेटर्स कितने 42,000 और टू स्टॉक कितना है आपका ऑब्सोलीट कितना 60,000 ये आ गया। ओके, समझ में आया अभी तक। तो अभी इसका टोटल करो तो आपको ये किसमें जाएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कितना आएगा, इसका आंसर 9,90,000। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे करो, the debentures to take over one of the company's property book value at 1,08,000 at the price of 1,20,000। ठीक है, इन पार्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ द क्लेम। तो 6% डिबेंचर है, ठीक है, वो लोग कितने की वैल्यू पे प्रॉपर्टी लेके जा रहे हैं, डिबेंचर डेबिट कम होंगे ना, डिबेंचर तो डेबिट में आएगा, कितने की वैल्यू पे लेके जा रहे हैं 1,20,000, ठीक है। लेकिन प्रॉपर्टी की बुक वैल्यू क्या है, बैलेंस शीट में कितना है, प्रॉपर्टी है लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट में, उसकी बुक वैल्यू कितनी है 1,08,000। तो बाकी जो बचा उसको क्या हो गया, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 12,000। समझ में आ गया, ये पार्ट सेटिस्फैक्शन है इसलिए यहाँ पे 1,20,000 आया। अगर फुल सेटिस्फैक्शन होता तो डिबेंचर है 2,40,000, तो आपका आता 2,40,000 1,08,000 और जो भी डिफरेंस बचता 2,40,000 माइनस 1,80,000 1,08,000 तो यहाँ पर आता। ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन क्योंकि ये पार्ट सेटिस्फैक्शन है तो 1,20,000 के डिबेंचर से उन लोगों ने कितने में लेके दिया बिल्डिंग लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद में and the debentures to provide further cash of 90,000 on a floating charge। ओके, तो वो लोग क्या लेके आ रहे हैं, वो लोग पैसा दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं आपको 90,000 टू बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कितना आपको मिल रहा है 90,000। फ्लोटिंग चार्ज मतलब यही चार्ज पे आपको दे रहे हैं, तो 6% डिबेंचर 90। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद में एक और एंट्री है, क्या बोल रहा है उसमें, द अरियर्स ऑफ इंटरेस्ट आर पेड। तो ओके, इंटरेस्ट अपने बुक में कितना है 12,000 तो वो पे कर दो, तो इंटरेस्ट
अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू बैंक अकाउंट, सिंपल। तो 12,000, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक एंट्री। उसके बाद में डायरेक्टर रिफंड 20,000 ऑफ द फीस प्रीवियसली रिसीव्ड बाय देम। ओके, तो आपको डायरेक्टर्स क्या दे रहे हैं, 20,000 आपको फीस वापस दे रहे हैं। तो 20,000 आपके बैंक में आ गया, राइट, टू कैपिटल रिडक्शन, क्योंकि ये आपकी फीस क्या बोलते हैं उसमें है नहीं, जो भी डिफरेंस है वो किसमें आएगा, कैपिटल रिडक्शन, ठीक है। ओके, समझ में आ गया। अभी इसके बाद में आगे का सम करते हैं। The contingent and liability materialized in the sum stated, but the company recovered 30,000 of this damage in action against one of its director, which was debited to his loan account of 40,000, and the balance of loan was paid in cash for his resignation। ठीक है, तो अभी आगे क्या करते हैं। The contingent liability materialized in the sum stated, but the company recovered only 30,000 of these damages in action against one of its director, which was debited to his loan account of 48,000। ठीक है, तो आगे की एंट्री करते हैं। डायरेक्टर लोन था, ओके, डायरेक्टर लोन कितने गए, 48,000, ठीक है। तो उसके बाद में उन्होंने क्या बोला, 30,000 उनको रिकवर हुआ और बाकी एंड द बैलेंस वाज पेड इन कैश ऑन हिज रेजिग्नेशन। ओके, तो बैलेंस 30,000 रिकवर हुआ, वो बाद में बताता हूँ। बैलेंस वाज पेड इन कैश, तो 18,000 पे हुआ, और जो भी उनको रिकवर हुआ वो किसमें जाएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ओके, 30,000 कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में जाएगा। समझ में आ गया। तो जो भी आपका बैलेंस बचता है वो हमेशा किस पे जाता है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में जाएगा। फिर आगे क्या बोला है, द रिमेनिंग डायरेक्टर्स एग्रीड टू टेक इक्विटी शेयर्स इन सैटिस्फैक्शन ऑफ देयर लोन। ओके, ये 9 था, ये 10 था, ये 11 था। ओके, तो डायरेक्टर्स लोन कितना है, 1,50,000, उसमें से ये कितना जा रहा है, 48,000, तो आपको कितना बच गया, 1,02,000। ये क्या बोल रहे हैं, मेरे को इक्विटी शेयर्स दे दो। डायरेक्टर्स लोन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना है, 1,02,000, 1,02,000, ठीक है। उसके बाद में ओके, तो ये हो गया एंट्री। उसके बाद में हम लोगों ने एक एंट्री छोड़ दी थी, वो क्या थी, कंसोलिडेशन की एंट्री। कंसोलिडेशन क्या करना था, The each share to be consolidated to ₹10 each, प्रेफरेंस शेयर्स को 10 बना दो वापस और इसको 1 बना दो। ओके, तो पहले बताओ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है, आपने काम कितना किया था, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपने 8 पे रिड्यूस कर दिया था, राइट, तो उसमें कितना था, 4,80,000, उसको आपको क्या करना है, कंसोलिडेट करना है। तो आप कंसोलिडेटेड मतलब बताता हूं मैं क्या होता है। तो कितने परसेंट प्रेफरेंस शेयर है आपके, 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। ये कितना था, 4,80,000, राइट। तो ये कितने शेयर होंगे, आपके 60,000 शेयर्स थे, उसको 8 रुपए के शेयर है, ठीक है। अब इसको कंसोलिडेट करके आपको कितने शेयर बनाने, 10 रुपए के। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है, 4,80,000, ओके। अभी एक शेयर की वैल्यू कितनी हो गई, 10, तो आपने 2 रुपए इसमें से बढ़ा दिए, तो आपके शेयर कितने हो जाएंगे, 48,000, ठीक है। समझ में, ओके, समझ में आ गया। 60,000 शेयर थे 8 रुपए के, तो कम क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट ने क्या बोला, उसको 10 रुपए के बना दो, राइट। तो 10 रुपए के बनाए जब मैंने, तो अपने शेयर्स क्या हो गए, कम हो गए। ओके, समझ में आ गया कंसोलिडेशन का मतलब। अब इसको भी कंसोलिडेट करो, इक्विटी शेयर कैपिटल को, तो इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, 0.25 के। ओके, पहली बात तो आपको पहले इक्विटी शेयर्स कितने थे, 3 लाख, राइट, 3 लाख इक्विटी शेयर्स पहले थे, प्लस उसके बाद में आपने
अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड को दिया कितना 36,000, ठीक है, प्लस आपने अभी दिया डायरेक्टर्स लोन को, आपने कितना दिया 1,02,000। तो आप इसको जब टोटल मारोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 3 लाख प्लस 36,000 प्लस 1,02,000, तो आपको आएगा 4,38,000। तो 4,38,000 आपके कितने रुपए के शेयर है 0.25 है, उसको कितने के बनाना है आपको 1 रुपए का। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल 4,38,000, ठीक है, तो 1 रुपए का शेयर होगा तो उसको डिवाइड करो 4,38,000 को, तो आपको कितने शेयर आ जाएंगे 4,38,000। ओके, समझ में आ गया। ये कितने शेयर थे 4,38,000 डिवाइड बाय 0.25, तो ये शेयर्स कितने थे 17,52,000 शेयर्स थे, ठीक है, उसको आपने कितने में कम कर दिया 4,38,000, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था पूरा आपका एंट्रीज। ऐसे ऐसे आपको जो एडजस्टमेंट देखना है और एडजस्टमेंट के हिसाब से आपको जनरल एंट्रीज करनी है। अब एक ही काम रह गया, वो है आपने जो ये कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाया है ना, उसको आपको एक लेजर बनाओ, बस मैं बताता हूं क्या होगा। ठीक है, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का आपको क्या बनाना है लेजर बनाना है, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री देखो, फर्स्ट एंट्री में आपका कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट होता है टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना क्रेडिट होगा 9 लाख, ठीक है। सेकंड एंट्री देखो, उसमें भी कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट होता है टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,20,000, ठीक है। थर्ड में डेबिट होता है टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये हम लोगों ने अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड दिए थे वो 36,000, ठीक है। फोर्थ में आपका क्रेडिट होता है टू बैंक 1,50,000, सॉरी टू बाय, ओके। उसके बाद में फिफ्थ एंट्री में भी क्रेडिट होता है, तो बाय 6% डिवेंचर्स कितना आएगा 12,000, ओके। उसके बाद में डेबिट होगा टू बैंक, जो भी जनरल एंट्रीज में आपने किया है कैपिटल डेबिट क्रेडिट, बस उसी हिसाब से आपको करना पड़ेगा। तो टू बैंक 60,000, उसके बाद में क्रेडिट होगा बाय बैंक 20,000, ठीक है, ये डायरेक्टर्स लोन वापस, डायरेक्टर ने 20,000 रुपये वापस दिया था। उसके बाद में फिर से क्रेडिट होगा बाय डायरेक्टर्स लोन, ठीक है 30,000, ठीक है। उसके बाद में कैपिटल रिडक्शन डेबिट होगा सन्ड्री एसेट्स, आपने सब फिक्टिशियस एसेट्स और उसको आपने राइट ऑफ किया था, कितना टोटल था वो 9,90,000, ये दिख रहा है 9,90,000, तो क्या आ जाएगा डेबिट में आ जाएगा। फिर ये हो गया आपका पूरा। अब देखो इसको टोटल मारो इसको, ये आ जाएगा 12,32,000। आप इसको टोटल मारोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 1,50,000 प्लस 12,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000, कितना आया 12,32,000 आया। ये भी क्या हो जाएगा 12,32,000, और ये जो भी बैलेंस आएगा वो किसमें जाएगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ओके। तो आपने जो भी ऊपर नीचे किया, एसेट कम किया, लायबिलिटी कम किया, जो भी किया, उसका एंड रिजल्ट वो क्या वो अकाउंट पे गया, राइट। और ये कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस किसमें जाएगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ओके। तो इसका आंसर कितना आएगा 1,46,000, ठीक है, समझ में आ गया। बस ये था, एक और चीज बताना। तो अभी आपने इसको क्या किया ट्रांसफर किया कैपिटल रिजर्व में, तो एक और लास्ट जनरल एंट्री आएगी, ठीक है। लास्ट जनरल एंट्री क्या आएगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, ये डेबिट साइड में आया तो ये डेबिट 1,46,000, और ये क्या आएगा टू कैपिटल रिजर्व 1,46,000, ठीक है, समझ में आ गया। तो आपका ये लास्ट एंट्री है, जनरल एंट्री में आपको लिखना पड़ेगा ये लास्ट एंट्री, उसके बाद में आपको पूरा सम हो जाएगा, ओके, समझ में आ गया। तो इसी तरीके से इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन खत्म होता है। चलो एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ, ज्यादा तो कुछ था नहीं इसमें। देखो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में
एक मेन पॉइंट मैं आपको पहले बता देता हूँ, लाइबिलिटीज होगी, ठीक है, वो क्या होगी, या तो रिकॉग्नाइज होगी मतलब बैलेंस शीट में होगी, या तो बैलेंस शीट में नहीं होगी मतलब क्या होगी, वो अनरिकॉग्नाइज्ड। ओके, अगर रिकॉग्नाइज होगी उसको छोड़ दो, अभी उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं। अनरिकॉग्नाइज होगी, ओके, और आपको बोला लायबिलिटी को पे करो, और एक होगा ऑप्शन लायबिलिटी को मत पे करो, ठीक है। तो जब आपको लायबिलिटी को पे करने बोला, ये क्या है, अनरिकॉग्नाइज्ड है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी नहीं है, ओके, तो आप किससे पे करोगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू, पैसा आप दे रहे हो तो टू बैंक अकाउंट, ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन लायबिलिटी आपको पे करने नहीं बोली और आपके बैलेंस शीट में भी लायबिलिटी नहीं है तो कोई एंट्री नहीं आएगी, ये इंपॉर्टेंट था पूरे इसमें। और सेकंड क्या इंपॉर्टेंट था, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट आपको जब बनाओगे तो उसमें आपका देख लेना, जहां पे बैलेंस आएगा मोस्टली बैलेंस आपका इधर ही आएगा, तो टू वो ये बैलेंस कहां पर जाएगा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट पे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझो 100 आया तो आप लिखोगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है, ये हो गया 100, ये हो गया 100, ठीक है। बस इतना ही था पूरे क्या बोलते हैं हमारे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में, ओके। बस आप प्रैक्टिस करना, जर्नल एंट्रीज आपको आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्या डेबिट हो रहा है क्या क्रेडिट हो रहा है, तब इजीली आप कर लोगे ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ओके, ठीक है। तो हम लोगों ने पहले किया बायबैक ऑफ शेयर, फिर अमालगमेशन, अब कर दिया हम लोगों ने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अमालगमेशन के वीडियो के नीचे मैंने नोट्स भी डाले हुए हैं, पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर है, तो आप उसको भी डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इतना टफ नहीं है, आपको सिर्फ जर्नल एंट्रीज आनी चाहिए, और मैंने आपको 2 पॉइंट बताए, वो मेन पॉइंट थे, वो पॉइंट अगर आपको याद है तो आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन खत्म कर सकते हो, ओके। तो इसी तरीके से हम लोग ने अकाउंट्स में पूरा खत्म कर दिया। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप पढ़ाई कर रहे हो और अच्छे से इस एग्जाम को दोगे, ठीक है। अभी हम लोग का सिर्फ एक ही चीज बचा है, वो है टैक्स। टैक्स खत्म करने के बाद में मेरा काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को भी शेयर करिए, ओके, ठीक है, बाय बाय।